Hi everyone, welcome to Major HSKLC's Balloy Academy. Myself Reshma, I am physics faculty here. तो आज फिर हम लेकर आए हैं फिजिक्स का बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का 30 क्वेश्चंस का सेट जो आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और साथ में अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन या न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस आ जाए और जहां पर आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपके बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं जो जनरली होता है कंपटीशन एग्जाम में, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं, पेपर का डिस्कशन करते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन और क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं। लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डिस्पर्सन। फर्स्ट, क्या हम डिस्पर्सन का मतलब जानते हैं? फटाफट से आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर मेरे पास ये एक शेप है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो यहीं से स्प्लिट हो जाती है और स्प्लिट इनटू अ 7 कलर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7। मैं ऐसे ही बता देती हूँ, दिस इज रेड और दिस इज वॉयलेट। तो अगर इसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होना था, राइट, तो ये ऐसे स्ट्रेट निकल जानी थी, बट ये यहाँ पर डिस्पर्स हुई और रेड कलर का डिस्पर्सन 20 और वॉयलेट कलर का डिस्पर्सन ज्यादा हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्पर्सन इनमें से कौन से रीजन की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी रे ऑफ लाइट आई और 7 कलर में स्प्लिट हो गई, मतलब यहां से क्रॉस कर गई। ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्रॉस करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब डिस्पर्सन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म कौन से ग्लास से बना हुआ होता है? जनरली मे बी द फ्लिंट ग्लास, मे बी द फ्लिंट ग्लास और मे बी द क्रॉन ग्लास। मतलब अगर मेरे पास ये दोनों ऑप्शन है एंड आई हैव टू चूज वन, तो आई विल गो विद द फ्लिंट, राइट। फ्लिंट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लासेस के कंपैरिजन में हाईएस्ट होता है। ओके, तो ये था आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। और नॉट ओनली आंसर, हमने क्या करा, उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी एक बार रिकॉल कर ली अपने माइंड में। उससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा मुझे नहीं आ रहा, तो दैट्स मीन कि मुझे ये टॉपिक वापस से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। कहता है विच लॉ डिफाइन फोर्स। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। सब स्टूडेंट्स को पता होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग न्यूटन्स लॉ, एक्चुअली न्यूटन्स लॉ नहीं है, लॉ ऑफ मोशन है, गैलीलियो जी ने पहले दिए थे, आई थिंक 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जानते कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि उसने PMV, रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये रिलेशन पढ़ा है सेकंड लॉ में, राइट। अब उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन, ये फोर्स जो है वो किस लॉ से डिफाइन हो रहा है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये याद आता है कि यार मैंने ना सेकंड वाले लॉ में फॉर्मूला डिफाइन किया था, इसका मतलब सेकंड लॉ ही फोर्स डिफाइन करता है। बट बिफोर वी स्टार्ट, रिकॉल करो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। क्या कहता है? कोई भी बॉडी तब तक चलती रहेगी जब तक पावरफुल फोर्स आकर उसे रोकेगा नहीं। कोई भी बॉडी तब तक रुकी रहेगी जब तक कि पावरफुल फोर्स आकर उसको पुश नहीं करेगा। इसका मतलब एक्चुअली फर्स्ट लॉ ने ही डिफाइन कर दिया था फोर्स को। इज दैट क्लियर? जो फर्स्ट लॉ है वो दो टर्म्स डिफाइन करता है, एक आपका फोर्स और एक होता है इनर्शिया, है ना। इनर्शिया बेसिकली इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज एन इफेक्ट जो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फिर सेकंड लॉ ने फोर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन बताई। तो सेकंड लॉ ने बताया है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट। ये मैग्नीट्यूड है, व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सप्रेस बाय द रिलेशन। ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, थर्ड वाले क्वेश्चन पर आ रही हूँ। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट इज। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने का बहुत इजी तरीका है। जो करंट है ना आई, वो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव इज इन ए ऑप्शंस। इसका भी ए था, इसका भी ए और इसका भी ए आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पर। Why do small bubbles of air in a liquid rise to the top? Okay. जो एयर बबल होते हैं ना छोटे छोटे, वो
किसी भी लिक्विड में हम डालें तो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसके ऐसे बहुत सारे रीजंस है। अब यहाँ पर एयर ही बोला है तो हम एयर को ही कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वाटर में अलग अलग टर्म में हो जाता है, सोडा ड्रिंक का अलग हो जाता है, बट हियर टॉकिंग अबाउट द एयर। तो हम सिंपल एक बात बोलेंगे, कोई भी बॉडी अपवर्ड कब आती है, जब वो लाइटर हो, है ना, जब उस पर क्या हो, नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लग रहा हो, यानी उसकी डेंसिटी कम हो। तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में आ गई क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है व्हाट, फ्लोटेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है देख लेते हैं, बिकॉज दे आर लाइटर देन अ लिक्विड, ये तो बेस्ट रीजन हो गया, लेकिन सॉरी सॉरी, बट फिर भी हम लोग सारे एक ऑप्शंस को एक बार देखेंगे। नेक्स्ट कहता है ड्यू टू विस्कोसिटी एंड बियॉन्सी फोर्स। देखो बियॉन्सी फोर्स इट्स ओके, विस्कोसिटी भी ओके, बट इनकी वजह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये तो डूबेगा तब भी विस्कोसिटी और बियॉन्सी की वजह से होगा ना, बायन्स फोर्स के से। तो ये है, बट यू नो ये रीजन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सरफेस टेंशन तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज द प्रेशर एट द बॉटम इज लो, प्रेशर पर भी नहीं, क्योंकि लो पर तो और ज्यादा, यू नो जितना बॉटम पे जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज ही होता रहता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगा वो ए है, और उसका रीजन या कंसेप्ट जिससे हम रिलेट करेंगे वो है हमारा व्हाट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ सरफेस टेंशन। अच्छा बेसिकली जब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, हमने सरफेस टेंशन पूरा पढ़ लिया कि क्या, कि सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी बॉडी के अंदर कितना कोहेसिव फोर्स है, which is compared by the adhesive force and inverse proportional to adhesive force। यही रिलेशन हमने पढ़ा है। बट एक्चुअली जब ये कोहेसिव इंक्रीज होता है, लगता है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, जैसे मान लो ये लिक्विड पार्टिकल्स है, सबसे पहले तो ये फ्री सरफेस पे लगेगा और इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तभी हमने इसका जो फॉर्मूला लिखा था, हमने क्या लिखा था, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, उस पर फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट लेंथ, और वो फोर्स कौन सा हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया। अब ये तो सरफेस टेंशन हो गया, और सरफेस टेंशन जब भी किसी बॉडी पर लेगा तो क्या करेगा, सरफेस टेंशन जब भी किसी बॉडी पे लगेगा तो वो उसकी सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगा। हाँ, और जो सरफेस एरिया होता है ना, वो सबसे ज्यादा आपका होता है, किसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, सबसे कम बोलते हैं ना, सरफेस एरिया को रिड्यूस करा है तो सबसे कम होता है आपकी स्पेरिकल शेप का, 3 डायमेंशंस में, राइट। तो अभी मैंने सारा सरफेस टेंशन रिकॉल कर लिया, एक्चुअली सारा नहीं किया, बट हाँ वो बेसिक सा हमने रिकॉल कर ही लिया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, इट इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल नहीं, इट अराइज बिकॉज मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स। देखो ये हमारी डेफिनेशन से रिलेट कर रहा है, तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं अनटिल अनलेस हमारे नेक्स्ट 2 ऑप्शंस इससे और ज्यादा करेक्ट ना हो। क्या कहता है वो, इट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हिटिंग द कंटेनर वॉल। इससे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट होगा, ना कि सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव लो पोटेंशियल एनर्जी देन अ बल्क मॉलिक्यूल्स। देखो क्या होता है, अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो उनकी तो डेप्थ सबसे ज्यादा है, दैट्स मीन उनकी तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ये तो रॉन्ग ही स्टेटमेंट हो गया, दैट्स मीन अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। डन है, आगे बढ़ लेते। Consider the following statement regarding electromagnetic waves. Before we start, मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोपोगेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। सेकेंड, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इसे किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो ये वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। ओके, नेक्स्ट, इनका जो वे ऑफ प्रोपोगेशन है दैट इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, दैट्स वाई ये पोलराइज्ड हो जाती हैं। फोर्थ, इनको हम एक्सेलरेटिंग वेव भी बोलते हैं। एक्सेलरेटिंग वेव का मतलब हो गया कि ये जिस मीडियम में जाएंगी उसमें एक्सेलेशन करेंगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगी, और एनर्जेटिक होती हैं, एनर्जी इनके अंदर होती है। और क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ, ये हमेशा रेडिएशन फॉर्म में ही ट्रेवल करेंगी, ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ रेडिएशन, दैट्स मीन अ स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ ली, और कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये मैं आपको इससे पहले के टेस्ट पेपर में बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बता देती हूँ कि मैंने आपको उसके लिए ट्रिक बताई थी ना, रिच मैन इन अ विलेज यूजिंग एक्सरेज गॉगल, है ना। तो रेडियो, माइक्रो, ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। नाउ अब हम अपने ऑप्शंस को रीड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है दे आर
longitudinal waves that requires a medium to travel. Completely contradict है, wrong है. आगे about the electromagnetic radiation. Now the second statement, they consist of oscillating electric and a magnetic field perpendicular to each other. Absolutely right. Visible rate, X-rays, microwaves are an example of E-waves. बिल्कुल ठीक है. मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, 2 और 3 वाला करेक्ट है. ठीक है, चलो डन. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द क्वेश्चन. क्या कहता है? अ पर्सन सिटिंग इन अ रोटेटिंग चेयर विथ outstretched arm spin slower when he bring his arm closer to his body. मतलब समझ रहे हो, अपनी बॉडी के क्लोजर करेगा तो ये वाइड होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है. फिर उसके बाद वैसे इसका रीजन क्या होता है? सोचो, इसका रीजन होता होगा जो भी होता है, लाइक मे बी द मोमेंटम, मे बी द इनर्शिया, है ना, क्योंकि जनरली पोजीशन और इनर्शिया के बीच में रिलेशन होता है. तो यहाँ पर जो होता है ना एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो ऐसे घुमा रहा है और ये बाहर की साइड में जा रहा है. यही मतलब हुआ ना, चेयर स्प्रिंग वाली जो घूमने वाली चेयर, उससे इमेजिन कर सकते हो. तो एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम का ही रोल है. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड ब्रिंगिंग आर्म्स क्लोजर डिक्रीजेस द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया. वैसे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिलेशन बता दूं. यहाँ पर दिस इज आई ओमेगा, ये यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं. कैसे रिलेट कर सकते हैं? दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये मोमेंटम, इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट इज ट्रू. यहाँ पर यही तो बोल रहा है कि वो कंजर्व्ड हो रहा है, ब्रिंग आर्म क्लोजर, मतलब डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं. वी सेड बिल्कुल ठीक बताया गया है एंड बोथ आर करेक्ट, राइट. तो फॉर्मूला रिलेट करेंगे, क्लियर हो जाएगा, है ना. ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है. इवन इस पर एक क्वेश्चन वो भी आता है एंगुलर मोमेंटम पर. एंगुलर मोमेंटम का वैसे ये फॉर्मूला भी है, और एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला. दिस इज MVR. शायद इससे आप लोग समझ जाए, रेडियस टर्म आ जाएगा, है ना. ओके, जो वो आइस स्केटिंग होती है ना, तो आइस स्केटिंग में क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग राउंड्स होते हैं. तो जो फाइनल वाला राउंड होता है, जब एक ही पॉइंट पर गोल गोल घूमना होता है, तो वहां पर जनरली क्या करते हैं, जो मेल्स होते हैं वो अपने हाथ को ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं फोल्ड, और जो फीमेल्स होती है वो ऐसे करके ऊपर की साइड में कर लेते हैं. ये सारा भी क्या कर रहे हैं, वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं, ताकि देर तक मोशन कर सके, है ना. एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा आ सके, देर तक मोशन कर सके. बहुत सारे एग्जांपल्स अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारी लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं. ठीक, आगे बात करते हैं. इट इज ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर दैट टू पुश इट. ओके, मतलब एक लॉन रोलर है, एक रोलर है, उसको पुलर रोल, मतलब उसको रोल करना हमारे लिए ज्यादा इजी है एज कंपैरिजन पुश करना. वैसे तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अगर मैं इसका रीजन दूं, एक ही अप्रोप्रिएट रीजन, तो मैं आपको वही लेकर जाऊंगी वापस से एक और एग्जांपल पे, जो कि स्लेंडर. तो स्लेंडर में अगर मैं लेकर जाऊंगी तो आपके पास एग्जांपल होगा. हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन अलग अलग है. तो जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है. तो यहाँ पर वही टर्म हो गया ना, रोलिंग वाला फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दे आर द फ्रिक्शन टाइप. लेट्स सी यहाँ पर क्या बोलता है वो. While pulling, the effective weight of a roller decreases due to the vertical component of the force. Absolutely right. जब भी आप किसी भी बॉडी को रोल करते हैं ना, ये बॉडी है, आप इसको रोल कर रहे हैं, मोस्टली सिलेंड्रिकल बॉडी को कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि जो पुल होने वाली है ना, घूमने वाली बॉडी हो, तो वो सिलेंड्रिकल ही होती है. अब इसका वेट जो है वो यहाँ पर है, फिर ये टर्न होगा, तो इसके जितने भी यहाँ पर लगने वाले वर्टिकल कंपोनेंट है ये फोर्स के, ये डिक्रीज होते चले जाएंगे. क्योंकि वैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल अगर इसको समझाया जाए तो हम फ्रिक्शन से कंसीडर कर सकते हैं ना. फ्रिक्शन जो है वो आपका कॉन्टैक्ट फेस है, और जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जितनी बार आप घुमा रहे हैं उतनी बार क्या हो रहा है, वो जो कॉन्टैक्ट फेस है वो चेंज होता जा रहा है, जिससे उसका जो कॉम्पोनेंट फोर्स है वो कम होता जा रहा है, आपकी एफर्ट्स कम लगेगी. वी सेड बिल्कुल ठीक है, हम ए वाले ऑप्शन को करेक्ट बोल सकते हैं कि ए इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, कर रहा है ना. बिल्कुल ठीक है. अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन. कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर. ठीक है, एट अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेविंग लाइक अ इंसुलेटर. बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ वर्ड आ गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. जब भी आपसे बोला जाता है ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर पार्टिकल्स मोशंस आर सीज, मतलब ये अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे लेकिन मूवमेंट नहीं करेंगे. इस ये टेम्परेचर की रेंज होती है -273
0.14 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन भी बोल देंगे, ठीक है, 0 केल्विन भी। तो कहता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आ जाएगा तो सेमीकंडक्टर भी बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉट ओनली सेमीकंडक्टर, इवन कंडक्टर भी तो इंसुलेटर ही बन जाएगा ना, जब पार्टिकल्स का मोशन ही नहीं होगा तो कोई भी कंडक्शन वहां पे होगा ही नहीं। तो यस, फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं, एडिंग अ इम्प्योरिटी, डोपिंग वर्ड यूज करते हैं इम्प्योरिटीज के लिए, डिक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड करने पर तो कंडक्शन रेट और बढ़ जाता है ना। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास है लाइक वाटर, और वो वाला वाटर जिसमें मिनरल्स बहुत कम है ना, जो जैसे हमारा वाटर तो गुड कंडक्टर होता है, ऑफ कोर्स गुड कंडक्टर होता है, बट वो वाला वाटर जिसमें वो डिस्टिल वाटर ले लेते हैं, मिनरल्स ना के बराबर है। अब मैंने उसमें क्या करा, मतलब अभी आप उसे डिस्टिल कंसीडर कर लो कि उसमें बिल्कुल भी कोई भी मिनरल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें सम इम्प्योरिटी ऐड करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें लेमन स्क्वीज कर दिया, मैंने उसमें सॉल्ट डाल दिया, तो ये कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डोपिंग यानी इम्प्योरिटीज डालते हैं तो इंक्रीज होता है सेमीकंडक्टर, मतलब ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल सेमीकंडक्टर के हैं। दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो 1 और 3 करेक्ट है, 2 वाला रॉन्ग है। दिस इज 1 and 3। ठीक, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। जो पॉइंट आपको लगता है कि ये नहीं आता उसको रिकॉल कर लें, देख लें, पेन आउट कर लें। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउंड वेव विच स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। पहले बात करें थोड़ी सी साउंड वेव्स के बारे में। ओके, साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। मैकेनिकल वेव हमारी वो वेव होती हैं जिनको मीडियम चाहिए, और इसको जो मीडियम चाहिए वो इलास्टिक चाहिए, तभी इसको हम इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। ये बाय नेचर लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में ट्रेवल करती है, ट्यूडिनल फॉर्म में ट्रेवल करती है, मतलब पोलराइज नहीं हो सकती। और सारे रिफ्लेक्शन लाइट के सारे ही जो रूल्स है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, और मतलब सारे ही फॉलो करती है एक्सेप्ट द पोलराइजेशन। वाई? बिकॉज इसके पास मैग्नेटिक कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांसवर्सल वाली वेव ही पोलराइज्ड होगी। चलिए, और भी बहुत सारी इसके बारे में नेचर्स हैं, लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास सॉलिड लिक्विड गैस है एंड आई हैव टू कंपेयर कि किसमें साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो सॉलिड इलास्टिक होते हैं, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। अगर आपके पास ऐसा ही कोई क्लासिफिकेशन हो, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हो, तो प्रायोरिटीज आप हमेशा उसको देना जो ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो अगर आपके ऑप्शन में एलॉय होगा तो गो विद एलॉय। एलॉय सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड शो करता है। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, मैंने ये सारे टर्म्स यहाँ पर रिकॉल कर लिए अबाउट द साउंड। जो मैं साउंड के बारे में जानती थी मैंने सारा लिख लिया। अभी सारा नहीं, अभी बहुत सारी चीजें जो पता है, लेट्स सी हमारे ऑप्शन से बिलोंगिंग है या नहीं है। पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन अ सॉलिड देन अ लिक्विड। वी सेड हियर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन अ प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। रॉन्ग है ये, अभी एक्सप्लेन करती हूँ इसको। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ इन अ ह्यूमिडिटी, बिल्कुल ठीक है। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। आपको थोड़ा सा बता दे, जो स्पीड है साउंड की वो स्क्वायर अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड पर नहीं पड़ेगा। दैट इज द फिक्स्ड रूल। जो इसका कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मुझे आंसर मिल गया है ना। और जब ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है जो पूरी तरह से मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर उसे मीडियम पास मिल रहा है तो वो ज्यादा ट्रेवल करेगी, इसलिए यस, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। पिच जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। पिच एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच वर्ड का मतलब है श्रिलनेस, मतलब ना शार्प साउंड जो होती है उसकी पिच ज्यादा होती है। क्लियर साउंड जिसे बोलते हैं ना, शार्प क्लियर, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। जैसे ऐसा बोलते हैं कि गर्ल्स की पिच हाई है, बॉयज की पिच लो है ना। तो पिच, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब है लाउडनेस, पिच का मतलब है ना क्लियर, लाइक शार्प। शार्प को अगर क्लियर समझते हैं ठीक है, अदरवाइज सबके लिए मीनिंग अलग अलग हो जाती है। तो श्रिलनेस वर्ड इज क्वाइट गुड, राइट। चले अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला टर्म हटा देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है ना, बट ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी, इसको थोड़ा सा रिमूव किया। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है 11th क्वेश्चन, consider the following statement about the mirrors. Okay, a convex mirror always formed a virtual erect and a diminished image. देखिए, this is the convex,
कॉन्वेक्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। ये दो ही कंडीशन पे इमेज बनाता है, फ्रंट ऑफ या आपका ये इन्फिनाइट पर। इन्फिनाइट पे डॉट साइज इमेज होती है, जैसे जैसे आप आते रहते हैं इरेक्ट इमेज बनती है, बट हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। वी सेड ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर, हाँ प्लेन मिरर में क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, बिल्कुल बनती है, करेक्ट है। अच्छा प्लेन मिरर का अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इज देयर एनी अरेंजमेंट ऑफ अ प्लेन मिरर जो लिटरल इन्वर्जन फ्री इमेज बनाता है, तो वी सेड बिल्कुल पेरिस्कोप है ना, देखा होगा आपने सबमरीन्स में, या जब भी आप बिलो द सरफेस एंड वांट टू सी द एक्टिविटीज अबव द सरफेस, तो वहां यूज किया जाता है पेरिस्कोप, जिसमें दो प्लेन मिरर लगे हुए होते हैं जो लेटरल इन्वर्जन फ्री इमेज बनाते हैं, ठीक है। ओके, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन अ कार हेडलाइट टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कनकेव मिरर की, तो दिस शेप इज अ कनकेव मिरर। अच्छा कनकेव क्या होता है, आपका कन्वर्जिंग होता है। अगर आपको ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। टॉर्च, आप लोगों ने सबने टॉर्च, ऑफ कोर्स हम सबने अपनी अपनी लाइफ में एक ना एक बार टॉर्च खोलकर तो देखा ही होगा। तो टॉर्च के अंदर वाला जो मिरर होता है वो ऐसा ही होता है, दैट्स मीन कनकेव होता है। अब कनकेव तो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग क्या करता है, सारी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लेकर आता है, लेकिन इसके बिल्कुल फोकस पर यहाँ पर बल्ब लगा दिया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि फोकस पर रखने का मतलब है कि रे ऑफ लाइट को पैरेलल ट्रेवल कराता है, यानी कि ज्यादा ट्रेवल कराएगा। तो यस, कनकेव टॉर्च में भी इसी पर्पस से यूज किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दे रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला, विद रेफरेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, बेसिकली कैपेसिटर काम क्या करता है, तो कैपेसिटर का जो काम होता है ना, वो चार्ज को एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड कराना होता है। वी आर नॉट सेइंग कि स्टोरेज करता है ये, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर होता है। इट्स नॉट अ चार्ज, इट्स अ स्टोर चार्ज होता है, लाइक एक्स्ट्रा स्टोर चार्ज होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको पहले, फिर आके बात करेंगे। समटाइम हमारे घर में ऐसा हुआ है ना कि जो हमारा फैन है, तो सीलिंग फैन, कभी कभी क्या होता है, करंट उसमें जा रहा होता है, हमें आवाज आ रही होती है प्रॉपर, लेकिन होता क्या है कि वो ना घूम नहीं पाता। घूमने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उस पर लगाते हैं ना, स्टिक से मारते हैं, स्लीपर थ्रो करते हैं, दैट्स मीन एनीथिंग वी प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल फोर्स कि वो घूम जाए। जब हम ये घूमने की एक बार बात करते हैं, एक बार घूम गया, दैट्स मीन अब हमारा फैन चल रहा है, लाइक उसके अंदर करंट जा रहा है और उसके अंदर कंटिन्यूस मोशन हो रहा है। क्वेश्चन ये था कि उसको स्टार्ट होने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए था, वो एक्स्ट्रा फोर्स हम करंट से ना देकर हम थ्रू द कैपेसिटेंस देते हैं। इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर हम ये थ्रू द वायर देंगे तो क्या होगा, हमारी वायर जल्दी गर्म हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहेगा। दूसरा, हमारे अप्लायंसेस में जितना करंट रिक्वायर्ड है उससे एक्स्ट्रा करंट चला जाएगा, बिल भी ज्यादा आने वाला है, हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा आने वाला है। इसलिए ऑलमोस्ट हर ही जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें एक छोटा सा सोर्स लगाया जाता है, जैसे कैपेसिटर बोलते हैं, जो जनरली स्टोरेज करता है चार्ज को, जो सिर्फ उसमें फ्लो कराने के लिए ना एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। इट इज नॉट लाइक बैटरी कि चार्ज को हमेशा स्टोर करेगा। समझ में आया? ओनली द फ्लोइंग रेट, जब फ्लो कर रहा है तब थोड़ा सा कलेक्ट करके आगे पास करता है, तो हम इसको एक्सेस चार्ज वर्ड बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे स्टोर कर रहा है चार्ज को, तो फिर तो ये बैटरी बन गया है ना। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, तो इट इज एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, नो, एक्सेस स्टोरेज का होता है, इसलिए रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटेंस। ओके, देखो जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जाता है ना, तो वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसीलिए डाला जाता है ताकि जो भी कैपेसिटर है उसका जो भी कैपेसिटी यानी चार्जिंग स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले मैं थोड़ा सा आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बता दूं। कोई भी मोशन जो हार्मोनिक वर्ड आ जाए, मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, और उस पॉइंट से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो एक्सेलरेशन है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन अ मैग्नीट्यूड वाइज, बट opposite in a direction. Now look at the options, statement first, the acceleration is always proportional to the displacement from a mean position. ये तो कंडीशन हो गई, करेक्ट है। ओके, करेक्ट डाल देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। उसके बाद कहता है जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, ये हमेशा मीन पोजीशन के टूवर्ड में होता है। रीस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड में
नहीं होता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये तो अवे होगा ना, अगर ये अवे नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी है वो मोशन ही मतलब मैंने पेंडुलम का एग्जांपल लेके समझाती हूँ। यहाँ पर है, अगर रिस्टोरिंग फोर्स इसको यही लेकर आ रहा होगा तो यहाँ कौन लेकर जा रहा है भाई, नहीं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट अ मीन पोजीशन। देखो यहां से अगर हम यहां जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बाय, क्योंकि यहाँ के बाद आपका पार्टिकल जो है वो ऊपर नहीं जा रहा, फिर यहां से नीचे आ रहा है। तो यस, दिस टू आर द करेक्ट, राइट। चले आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको रिस्टोरिंग फोर्स का थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेती हूँ आपको। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। आपका फॉर्मूला होता है फोर्स का, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और मैंने एक्सप्रेशन की जगह वैल्यू लगाई, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों को कांस्टेंट है तो इनको कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज के एक्स। अब आप खुद देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गया कि नहीं। तो अगर ये मीन पोजीशन पे है तो इसका डायरेक्शन हमेशा अवे हो गया, दैट्स मीन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज या आर ट्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करी जा रही है। बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरली इंट्रोड्यूस होती है। वी सेड इट इज अ प्रोसेस ऑफ अ जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतनी मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। एब्सोल्यूट राइट, इंडक्शन के लिए ये फर्स्ट टर्म बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, बेसिकली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द इंडक्शन, सबको पता होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ कि पता होगा, क्योंकि आजकल हम लोग सभी इंडक्शन प्लेट घर में यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि अगर आपकी इंडक्शन प्लेट है, आपने जस्ट स्टार्ट करी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गर्म हो गई, अभी आई एम जस्ट सेइंग जस्ट स्टार्ट करी एंड यू पुट योर हैंड इन इट, है ना, तो आपके हाथ पर कभी भी करंट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड यानी इंडक्शन से हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो दैट्स मीन अगर मैग्नेटिक टर्म्स हैं, द बॉडी जो अट्रैक्ट कर सकती है इसमें वही अट्रैक्ट होगी। मतलब अगर मैं पेपर रख दूं तो पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वही मैं पेपर के ऊपर कोई मेटल बॉडी रख दूं तो ऑफकोर्स वो कुकिंग कर लेगा, ठीक है, मतलब पेपर नहीं जलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेराडे लॉ डिटरमाइन द मैग्नेटिक, बिल्कुल ठीक है, जो हमारे फेराडे लॉज होते हैं वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस करंट को डिफाइन करता है, एंड दैट इज लेफ्ट हैंड रूल, राइट। ओके, लेंस लॉ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बिल्कुल भी नहीं, लेंस लॉ तो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रॉन्ग हो गया। हमारे पास करेक्ट आंसर आया बी 1 एंड 2। चलें डन करें, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे नेक्स्ट पर आते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज योर सरफेस टेंशन। ओके, देखिए सरफेस टेंशन को भी अभी हमने जस्ट करा था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेसिव फोर्स which is inverse proportional to adhesive force, but the both forces must present in it, that's mean only the liquid state showing a surface tension। तो when you rise the temperature, आपको पता है कोहेसिव डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोहेसिव डिक्रीज होगा, अगर कोहेसिव डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो इट डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, वी सेड बिल्कुल ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो रहा है, वी सेड बिल्कुल ठीक। It increases when soluble impurities are added. It decreases when the detergent are added। देखो दोनों के एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। हमारे पास ये वाटर है और दोनों केस में हमारे पास वाटर था। अभी फर्स्ट वाले में हमने वाटर के साथ सॉल्ट, सॉल्युबल इम्प्योरिटी है ना, और अल्कोहल, सॉल्ट, ये सब सॉल्युबल रहते हैं। यहाँ पर आपने मे बी द सोप, मे बी द डिटर्जेंट, मे बी द ऑयल, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला मिक्सचर होगा यानी फुली सॉल्युबल वाला, तो कोहेसिव इंक्रीजेस, एडहेसिव डिक्रीजेस। कोहेसिव इंक्रीज है तो सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, अगर ये वाला मिक्सचर है तो एडहेसिव इंक्रीजेस, कोहेसिव डिक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ठीक है, इस क्राइटेरिया को लर्न कर लीजिएगा, सारे सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अब कहते हैं इसमें से बी सेकंड वाला कहता है इट इंक्रीजेस व्हेन सॉल्युबल इंप्योरिटीज आर एडेड, बिल्कुल ठीक है, सॉल्युबल इंप्योरिटी डाली इंक्रीज हुआ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर डिटर्जेंट डाला डिक्रीज हुआ, इस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। चलें नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं आपसे डिफाइन करूं कि भाई डिफाइन द फ्रिक्शन फोर्स, तो आप क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है, एज वेल एज
फ्रिक्शन के बिना हम लोग कोई भी स्मूथ मोशन कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हम चल रहे हैं ना, तो हम अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम चल भी ना पाता ना, हम लोग स्लिप हो जाते। तो ये सारे फ्रिक्शन के एग्जाम्पल हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा फ्रिक्शन। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज ट्रू। स्टैटिक और काइनेटिक में डिफरेंसेस है। आप किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं और मोशन करके ला रहे हैं तो दोनों में डिफरेंसेस, मतलब कंपेयर कर सकते हो, करेक्ट है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में तो अभी हमने बात करी थी, है ना। ओके, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन अ एरिया ऑफ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। अच्छा, या ध्यान समझना, जो आपने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बोला, तो वी सेड ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, बट ये एरिया के ऊपर नहीं, कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो फोर्स के कंपोनेंट्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। ये एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो वी सेड थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, अदरवाइज 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, रीड करते हैं। हाइड्रोजन बलून राइजेस इन एयर। बिल्कुल, हाइड्रोजन बलून राइज होने के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है, लाइटेस्ट गैस है, दैट्स वाई ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ मतलब एयर में, तो एयर से लाइटर है, मतलब इस पे वो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि ये लाइटर रहा होगा। ठीक, ये हाइड्रोजन के बाद सेकेंड कौन सा होता है लाइटर, दैट इज हीलियम। ओके, देखते हैं आगे क्या कहता है। द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय अ बलून इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ बलून। ओके, देखो द सिंपल थिंग है, कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है, तो कोई भी बॉडी फ्लोट कब करेगी, कि जब उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा। अभी सिंपल सी बात है, मतलब मैं क्या एग्जांपल लूं, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके पास, वाटर, आइस एंड अ मिल्क। ओके, अब मिल्क को भी मैंने आइस बना लिया है, तो मेरे पास एक वाटर था, मैंने उसके अंदर आइस डाली, आइस क्या हुआ, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, राइट। और वहीं अगर मैंने जो मिल्क था, मिल्क की आइस बनाकर डाली, मैंने मिल्क को सॉल्डिफाइड करके डाला, तो वो हमेशा पानी के नीचे जाकर डूब जाता है, भले ही दोनों का साइज सेम हो। तो मैं मतलब आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बात करेंगे। अगर टू द ऑप्शन जाएंगे तो हम बोलेंगे चलो भाई अपथ्रस्ट का रोल होगा, डेंसिटी का रोल होगा, या अगर मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करूं तो मैं ये बोलूंगी ना कि उसने जितना स्पेस डिस्प्लेस करा वाटर, उसमें उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लगा, है ना, यही मतलब हुआ ना। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को अगर देखूं तो सेकंड वाला क्या कहता था, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय अ बलून इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ बलून, वो बलून के वेट से ज्यादा है। ठीक है, तो लाइक ये हमारे पास एयर थी, ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपका हाइड्रोजन बलून आया तो उसने जितनी भी एयर को डिस्प्लेस करा वो बाय अ बलून इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ बलून, वो बलून से ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने अपथ्रस्ट फोर्स लगाया और बलून को अपवर्ड मूव करा दिया। तो वी कैन से यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। किसके थ्रू गए हम, थ्रू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल गए, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इन अ कोल्ड वेदर birds fluff their feather. Okay, fluff feather trap the layer of air which acts as an insulator to prevent body heat loss. वैसे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे इसके वैसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अभी हम मतलब बायोलॉजिकल भी रीजंस हो सकते हैं, फिजिक्स के भी हो सकते हैं। मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही बात करती हूँ क्योंकि फिजिक्स की बात हो रही है ना। तो जैसे जब विंटर्स होता है ना, तो बर्ड्स क्या करती है, अपने विंग्स को बहुत गोल गोल नहीं, मतलब विंग्स को ऐसे ऐसे करके बहुत तेज तेज करती है, और उसके बाद ना ड्यूरिंग दैट वो अपनी बॉडी के जितने भी हेयर्स होते हैं उसमें फ्लप सा करती है, लाइक एकदम सारे स्टैंड हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग दैट क्या हो रहा होगा कि जब वो अपने विंग्स को ऐसे ऐसे कर रही होगी और फिर ऐसे करके रोल करती है, तो बीच में एयर ट्रैप हो गई होगी, और जब भी किसी भी मीडियम में एयर ट्रैप हो जाए तो बिकम अ इंसुलेटर, राइट। ये तो कल भी हम लोग का एक पेपर, कल मतलब इससे पहले वाला जो फिजिक्स का पेपर था उसमें भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, इग्लू, एस्किमोस, और जो एक मोटे ब्लैंकेट की बजाय 2 थिन शीट्स लेंगे तो आपको ज्यादा वार्म इफेक्ट देगा, और सबके पीछे रीजन एक ही है कि ट्रैप एयर इज बिहेविंग लाइक अ इंसुलेटर। वी सेड बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 19 पर आओ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड्स आर पैरेलल एंड अ स्ट्रेट लाइन। पहले बना लेते हैं, ये हमारे पास एक कोर आयरन है, सॉफ्ट आयरन लेते हैं तभी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी बनती है, इसके पर लूप्स होते हैं, और जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह से यूनिफॉर्म होती है और हमेशा यहाँ पर पैरेलल लाइंस होती है और यहाँ पर क्लोज लूप के फॉर्म में होती है, ठीक है।
जितना ज्यादा लूप्स होंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि जितने ज्यादा लूप्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर जाएगा। ठीक, दीज आर द टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट वाला हो गया, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, एब्सोल्युटली राइट। द मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता कभी भी पैरेलल लाइंस ना होती है ना, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म टर्म होना था। मतलब ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन वाला रॉन्ग है, ये वाला आपका करेक्ट हो गया है ना, ए वाला आपका करेक्ट, सॉरी सी वाला करेक्ट हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमें डी ऑप्शन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, और हम आ गए हैं, कहाँ पर आ गए, 20th क्वेश्चन पर आ गए। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉन्वेक्स मिरर है इज प्रिफर्ड एज अ साइड व्यू मिरर इन अ कार। देखो कार, ये कार है और कार का ये साइड वाला मिरर है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस मिरर? इस मिरर का पर्पज है कि आपकी कार के पीछे कितनी नंबर ऑफ कार्स हैं वो सारी की सारी देखें, रेदर देन द साइज ऑफ ईच कार। मतलब साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी नंबर ऑफ कार है उससे फर्क पड़ता है। मतलब हमें यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर चाहिए, और डाइवर्जिंग मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो यस ये करेक्ट है। ये कहता है इट्स ऑलवेज फॉर्म द इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश इमेज। वी कैन से कि करेक्ट तो है भाई, रीजन करेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स ऑलवेज, नहीं रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता। कॉन्वेक्स तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, भले छोटे साइज की बनाता है लेकिन बनाता इरेक्ट है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब स्मॉल जी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैं इसका फटाफट रिलेशन लिख कर देती हूँ आपको। दिस इज कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर। नाउ जब आप इस ऑप्शन, इस फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं तो ग्रेविटेशन जो है वो रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो कहता है इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो अगर आप ऐसे बनाएं तो देखें ये रहा पोल और ये रहा इक्वेटर, तो यहाँ पर ये रेडियस देखिए ये R, तो ये R माइनस 23 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, मतलब इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, पोल की रेडियस कम है, तो ग्रेविटेशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। अच्छा ध्यान समझना, दैट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन है ना थोड़ा सा। ये सेंटर पर G की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये एक रियल फोर्स है जो सेंटर से ही लग रहा है, इसलिए अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाते हैं तो आप पर ये फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर आप अर्थ की डेप्थ में जा रहे हो या आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो, दोनों केस में जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। मैक्सिमम ऑन सरफेस है, वी सेट बिल्कुल ठीक है, 2 पॉइंट करेक्ट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। It increases as we move to higher altitude from the earth surface. Again wrong, क्योंकि again wrong नहीं मतलब wrong है। अगर आप अर्थ सरफेस को छोड़कर मे बी अर्थ के इनसाइड जाते हैं या हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, इन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीजेस दिया, तो 1 और 2 स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा स्टेटमेंट? नेक्स्ट इज 23rd वाला क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं। इट इज रिलेटेड टू द लेटेंट हीट। पहले मैं लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। जब भी आप लेटेंट हीट वर्ड पढ़े तो वहां पर 2 टर्म क्लियरली समझ लीजिए कि एक तो जब ये हो रहा होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाई होगा, दूसरा जब ये हो रहा होगा तो स्टेट मस्ट चेंज, स्टेट चेंज होगी ही होगी। ठीक है, जब ये 2 पॉइंट मुझे क्लियर हो गए तो अब मैंने आगे पढ़ना स्टार्ट करा। Q इज इक्वल टू ml इसका फॉर्मूला है। और लेटेंट हीट 2 तरह की होती है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो क्या करती है, सॉलिड को लिक्विड करती है, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन जो क्या करती है, आपकी लिक्विड को गैस या वेपर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, स्टीम, वेपर से पहले स्टीम आता है, तो गैस, स्टीम और वेपर में। अगर मैं थोड़ी सी वैल्यूज के बारे में बात करूं तो मैं आइस की वैल्यू आपको बताती हूँ। वाटर को आइस बनने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए वो 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए, और जब मैं उसको स्टीम में कन्वर्ट करूंगी तो 240 कैलोरी पर ग्राम होनी चाहिए वैल्यू, और जब वेपर में होगा तो इट्स 540 कैलोरी पर ग्राम, और उसके बाद वो वेपर बन जाएगा। इसका मतलब वेपर से मेरा हाथ ज्यादा जलेगा एज कंपैरिजन ऑफ अ स्टीम, है ना, एज कंपैरिजन ऑफ आइस, है ना। आइस में हम अपने हाथ में लेते हैं तो मेल्ट होती है, तो हीटिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, अभी द टर्म्स आर क्लियर, मैंने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा। लेट्स सी यहाँ पर क्या कहता है। इट कॉजेज अ चेंज इन टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द स्टेट। रॉन्ग है ना, उल्टा हो गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन of a water
इज हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। एब्सोल्यूट राइट। देखो वैल्यू आपको दे दी 80 और 240, बी साइड बिल्कुल करेक्ट है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस। एब्सोल्युटली राइट। और अगर मुझे नहीं भी पता था तो मुझे ये पता चल गया था मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो मैं एलिमिनेशन से भी देख सकती थी, है ना। फर्स्ट तीनों ऑप्शन में है एक्सेप्ट योर बी, दैट्स व्हाई इट शुड बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तो कहता है, कुछ क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है चूज द रॉन्ग मैच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद द क्वांटिटी इन मेजर। हाँ, अब हम लोग क्वांटिटी मेजर के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? सबसे पहले पायरोमीटर। अच्छा, पायरोमीटर आप सब जानते ही होंगे। ड्यूरिंग द वो लॉकडाउन कोरोना वाला टाइम था, जब हम लोग कहीं जाते थे, यू नो, किसी मॉल, किसी मेट्रो स्टेशन या समवेयर, कहीं पर भी, तो सबसे पहले हमारे बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता था ना। एक गन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था, यहाँ पे फॉरहेड पे लगाते थे टेम्परेचर रीड करने के लिए। दैट इज द पायरोमीटर, यानी वो थर्मोमीटर विच गिव्स द रीडिंग थ्रू द रेडिएशन। तो ये हाई टेम्परेचर को बेसिकली सन की रीडिंग हम इसी से लेते हैं, ये तो करेक्ट है। और वैसे आंसर मुझे मिल गया, लेकिन मैं फिर भी एक बार देखती हूँ, यहाँ पर आप लोग को डिटेल करती हूँ। एनीमोमीटर बिल्कुल ठीक है, विंड स्पीड को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर आपकी रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। यहां दे दिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये रॉन्ग हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो हमारा डिवाइस होता है उसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। सोनोमीटर फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक लाइट और हैवी बॉडी है, दोनों की इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? देखिए, लेट करा दिस इज KEL lighter body, KE heavier body, H. This momentum is PL, this momentum is PH. Right? अब मैंने इसमें रिलेशन लिया, तो हमारा जो रिलेशन होता है, दिस इज P इज इक्वल टू अंडर रूट 2M एंड KE। मतलब P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, यही मतलब आया ना। ओके, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा, राइट। तो विच ऑफ द हैविंग, ऑफ कोर्स जो हमारी हैवी बॉडी है ना, हैवी बॉडी का ज्यादा होगा। उल्टा नहीं हो गया क्या? नहीं, उल्टा हो गया ना। अगर मैं रेशियो में लूँ 8 सर्कल, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। जैसे अगर इन दोनों के ही रिलेशन को मैं यहाँ पर ले लूँ, तो दिस इज PL और PH को कंपेयर करें ना, रेशियो लेंगे, दिस इज PL, दिस इज H, इक्वल का साइन लगा के कांस्टेंट को हटाते हैं, KE हैवी और लाइटर, दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे, हटाएंगे, तो ये आ जाएगा P2L अपॉन P2H इज इक्वल टू KEH अपॉन KEL, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, किसका मोमेंटम ग्रेटर है। तो एग्जैक्टली मोमेंटम किसका ग्रेटर आया? लाइट और हैवी बॉडी हैव अ, ओह सॉरी, क्वेश्चन तभी रॉन्ग हुआ, पता है क्या मिस्टेक थी, ये दोनों सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमारे पास आ गया दिस इज PL और PH इज इक्वल टू 1, राइट। अभी इस दोनों का रिलेशन कैसा आया? इनवर्स प्रोपोर्शनल के टर्म में आ गया ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल के टर्म में अगर हम रिलेशन लेते हैं तो अपोज होता है ना, इसका मतलब जो लाइटर वाला होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो अगर आप मतलब मास के टर्म में भी ले सकते हो। देखो मैं इसको एक इजी सा बताती हूँ, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो भाई कंफ्यूजन हो गया, तो चलो कंफ्यूजन को और ज्यादा दूर करते हैं। हम ना यहाँ पर ऐसे इस रिलेशन को लेते हैं और यहाँ पर मास के फॉर्म में ले लेते हैं। तो मैं इसको PL ले लेती हूँ, इसको ML ले लेती हूँ, और काइनेटिक एनर्जी सेम है। दिस इज द हैवी, गॉड, दिस इज द हैवियर वन, दिस इज 2mH into KE, राइट। व्हेन आई, ये मैंने इसका रिलेशन लिया तो मेरे पास ये आया PL और दिस इज PH इज इक्वल टू ML अपॉन MH, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है ना। तो मोमेंटम ग्रेटर, देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, रिलेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों का जो रिलेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन में एक बड़ा होता है तो दूसरा छोटा हो जाता है। तो वी सेड दिस इज लाइट बॉडी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट रिलेट भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा और ये यहाँ पर मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप है, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम। तो दिस इज MB ले लेते हैं, दिस इज 20 ग्राम, ओके। उसके बाद ग्राम फ्रॉम अ पिस्टल गन के लिए हम यहाँ पर गन वर्ड यूज करें क्योंकि फॉर्मूले में गन आता है। इट इज 2 kg
और मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है तो केजी मीटर पर सेकंड होता है, तो मुझे सी को अपॉन 1000 करके केजी करना पड़ेगा, और ये हमारा 2 kg हो गया विद द वेलोसिटी, यानी ये आपकी बुलेट की वेलोसिटी बता रहा है, दिस इज 150 मीटर पर सेकंड, और आपको पिस्टल की रिकॉल वेलोसिटी, दिस रिकॉल वेलोसिटी मुझे निकालनी है ना। तो यहाँ पर भी अप्लाई का डायरेक्ट फॉर्मूला, जनरली रिकॉल वेलोसिटी चेक गन, मतलब जनरली ना आपकी जो बुक है उसमें रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन करके बताया हुआ है, एनसीईआरटी बुक, तो इसमें जो फॉर्मूला आता है वीजी, अच्छा ये कौन सा न्यूटन का लॉ रिलेट कर रहा है, तो हमने कहा कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब ये माइनस का साइन आएगा। बात समझ में आ रही है क्यों आया माइनस का साइन? बात इसलिए क्योंकि एक्शन एंड अ रिएक्शन फोर्स आ रही ना अपोजिट डायरेक्शन। फिलहाल हमें ऑप्शन में नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लिया है, और मुझे ऑप्शन में एक ही में नेगेटिव साइन है, मतलब 2 में है, तो उसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज माइनस mb that is your 20 upon 1000 kg, ग्राम है ना, kg में कर लिया। vb, what is vb is your 150, what is mg, that is your 2, this is 101 101, this is 222, and ये आ गया हमारा 1.5 minus 1.5, this is in your option B. Look at this, this is the formula of recoil velocity of gun or a bullet, sorry pistol, है ना, पिस्टल में पी लगा लेना, गन का जी हो गया, ठीक है। चलिए तो मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें न्यूमेरिकल फॉर्म है, तो मतलब मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, और ये इरेज करते हैं, स्पेस लेते हैं इसका, और देखते हैं ये क्या कहता है। 26 वाला क्वेश्चन, 26 वाला क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड इन अ 10 सेंटीमीटर इन अ फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, और u जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर, मैंने बताया था u हमेशा टेकिंग अ नेगेटिव साइन। फोकल लेंथ इज 15, देखो ये कनकेव होता है ना, कनकेव में जो फोकल लेंथ है वो इधर की साइड है, इसका मतलब दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, द अपोजिट ऑफ लाइट, दैट्स मीन इट इज टेकन नेगेटिव, दिस इज माइनस का 15 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड विल बी, हमें इमेज निकालनी है, तो सबसे पहले वैसे तो मुझे क्लियर हो गया, अगर मुझे नहीं भी पता हो तो मैं आंसर निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ? फोकल लेंथ एंड यू, यानी यू जो है वो फोकल लेंथ से पहले रखा हुआ है, और जब भी कनकेव में फोकल लेंथ और पोल के बीच में इमेज बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल बनती है, तो वर्चुअल मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मतलब मेरा इन दोनों में से ही एक आंसर करेक्ट आने वाला है। क्या आने वाला है वो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, दिस इज 1/f इज इक्वल टू 1/v plus 1/u, this is 1/-15 is equal to 1/v माइनस का 1/10, इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस का 1/15 प्लस का 1/10, एलसीएम लिया 30 आया, माइनस का 2 प्लस का 3, दिस इज 1/30, और हमारा जो v आंसर आ गया वो आ गया 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन इंडिकेटेड, ये वर्चुअल इमेज है, यस बी शुड बी द करेक्ट आंसर। मिरर फॉर्मूले से हो गया, ओके चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम यहाँ पर। दिस इज 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन कहता है एक अप्लायंसेस है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज 0.5 सीमेन, है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होता है जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 1/r, दिस इज 0.5, राइट। तो अगर मैं इससे रेसिस्टेंस निकालूं तो 1/0.5 दैट इज 2, हमारे पास आ गया 2 ओम, ओके। द करंट फ्लोइंग इज, तो V इज इक्वल टू IR लगाएंगे फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R, दिस V इज योर 20, R इज योर 2, दैट इज 10 एम्पियर। 10 एम्पियर इन ऑप्शन बिल्कुल है, इट इज इन ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है कंडक्टेंस, तो मैं इसमें एक इजी सी बात बताती हूँ आपको। देखो लास्ट में एन से रेसिस्टेंस, इसलिए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी होता विटी, रेसिस्टिविटी के भी लास्ट में, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ऐसे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पर आते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रीडिंग ऑफ अ फ़ारेनहाइट स्केल डबल टू द सेल्सियस स्केल। ओके, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। तो अभी सॉल्व करना है, वो कहते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर इज द रीडिंग ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल इज डबल द सेल्सियस स्केल, मतलब सेल्सियस स्केल में जो भी वैल्यू है डबल है, तो मैं इसको 2C कर देती हूँ। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो जब भी कैलकुलेशन की बात होती है तो भाई कैलकुलेशन सबकी अपनी होती है, क्योंकि सब
शॉर्टकट्स अपने अप्लाई करते हैं, तो मैं अपनी वाली शॉर्टकट से ले रही हूँ, आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व कीजिएगा, देख लो पहले इसको। दिस इज 5, दिस इज 9, 9c, 10c माइनस का 32 एंड दिस इज 32c, राइट, और इंटू 5, 5 to 10 एंड 15 और 16, ये आ गया 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली मैंने रिलेशन लगाया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला, दिस इज f माइनस 32 अपॉन 180, और यहाँ पर जो भी सेल्सियस की वैल्यू उसको ट्वाइस रख दिया, ठीक है, तो 160 आंसर आ गया। नेक्स्ट पर आते हैं, साउंड वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज ले लेंगे तो 10 to the power 3 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है, क्योंकि हर्ट्ज है तो उसे मीटर में होना ही पड़ेगा, दिस इज 35 अपॉन 100 यानी 0.35 मीटर, पहली चीज तो ये आ गई। अब कहते हैं हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 1.4 किलोमीटर, मतलब टाइम निकालना है, तो आपका इन दोनों का रिलेशन से निकलेगा v इज इक्वल टू n लैम्डा, n इज योर 2 इंटू 10 to the power 3, लैम्डा है 0.35, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 कैरी 6 और 7 और 2 0.7 इंटू 10 to the power 3, ओवरऑल ये हमारा आ गया 70, है ना, 70 आ जाएगा ना, मतलब 70 1 2 3 और 2 के बाद सॉरी 700 आ गया आपका डिस्टेंस, एंड दिस इज द 1.4 किलोमीटर। तो 1.4 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये 1400 आ गया मीटर में, ओके। और अब आपके निकालना है, फॉर्मूला कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस हियर, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द स्पीड, तो मैं यहीं पर इसको डिवाइड कर देती हूँ, दिस इज 2 और हमारा आंसर आ गया 2 सेकेंड, ओके। तो दो फॉर्मूले लगाए, एक v इज इक्वल टू एन लैम्डा और एक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट्स को चेंज करेंगे क्योंकि अगर हर्ट्स है तो मतलब वेवलेंथ मीटर में होनी ही चाहिए, ओके। अब हम पहुंच गए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऊपर वाले क्वेश्चन की है, इसको हटा देते हैं, आंसर्स तो आपको पता चल ही गया है। चलिए लास्ट वाले पर आते हैं, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर, कनकेव मिरर पर। तो ये है कनकेव मिरर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस एंड दिस इज पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। क्या जानते हैं हम, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज भी हमेशा कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, बट ये इन्वर्टेड इमेज है ना। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया मैग्निफिकेशन का, तो जो आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो है दिस इज m इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू और एच आई अपॉन एच ओ। मे बी कोई सा भी रिलेशन ले सकते हैं। अगर मैं v और u वाले रिलेशन में लूँ तो माइनस, दोनों रिलेशन सेम है, मतलब v और u इक्वल है, आंसर आ गया -1, मतलब मुझे आंसर मिल गया -1। मे बी मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ, तो एच आई और एच ओ दोनों सेम है, बट जो एच आई है वो इन्वर्टेड है ना, और जितनी भी इन्वर्टेड वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। दिस इज एच ओ, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ गया -1। ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या आई हमारे पास, -1 आई, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से डायरेक्ट हो गया। तो ये थे वो 30 क्वेश्चंस जो हमारे फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कवर किए गए हैं, और साथ में ये भी बताया कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और क्वेश्चंस की साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।